गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पीछे हमने इस चैप्टर के 4-5 टॉपिक्स पढ़े हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हैदराबाद स्टेट के बारे में है। कौन सी स्टेट के बारे में है? हैदराबाद के बारे में। पेज नंबर आप देख ही रहे हैं। जो मेरे अनुसार 16 पेज है, आपकी बुक का 16, 17, 18, 19 ये हम पेजेस को आज कवर करेंगे। 2 टॉपिक स्टूडेंट्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। किस किस के बारे में? हैदराबाद और मणिपुर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जो हैदराबाद था, जैसा कि मैंने आपको कल अपनी वीडियो में बताया था कि कुछ तो प्रिंसली स्टेट्स अपने आप ही शामिल हो गई थी। किसके अंदर? दे वर मर्ज्ड इन इंडिया। और बाकी जो थी उन्होंने कई स्टेट्स ने प्रॉब्लम करी थी। एक तो उसमें से हैदराबाद था, साथ ही मणिपुर था, और तीसरा जो है कश्मीर का तो एक अलग ही था, जूनागढ़ भी था। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। तो स्टूडेंट्स, हमारी इस बुक के अंदर 2 स्टेट्स के बारे में है। फर्स्ट है हैदराबाद। हैदराबाद जो था, इट वाज द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट सराउंडेड एंटायरली बाय इंडियन टेरिटरी से घिरा हुआ था। और जो पुराना हैदराबाद था उसके कुछ हिस्से आज की डेट में महाराष्ट्र में हैं, कर्नाटक में हैं और आंध्र प्रदेश में हैं। मतलब आप सोच सकते हैं, हैदराबाद जो था दैट वाज अ लार्जेस्ट स्टेट इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और जो रूलर था हैदराबाद का, ही वॉज नोन एज निज़ाम। निज़ाम बोलते थे उसको। ये देखिए आपकी यहाँ पर लिखा भी हुआ है, कैरेट द टाइटल निज़ाम उसको बोलते थे। एंड ही वॉज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। बहुत अमीर आदमी था और उसके पास इतनी ज़्यादा पैसा था, और इसको इंडिपेंडेंट एक बना दिया गया। निज़ाम ने क्या किया, 47 के नवंबर में कहा कि जो कुछ सिस्टम है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया है नवंबर 47 में फॉर अ ईयर वाइल नेगोशिएशंस विद द इंडियन गवर्नमेंट वर गोइंग ऑन। और उनको कहा कि 1 साल तक जो स्थिति है वही रहने दो। और इस दौरान जो था, भारत की और भारत सरकार की और निज़ाम की बातचीत चलती रही। और फिर साइमल्टेनियसली एक और पॉइंट हुआ, क्या कि इन द मीन टाइम, साथ साथ अ मूवमेंट ऑफ द पीपल ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के लोगों का जो था, लोग निज़ाम के खिलाफ खड़े हो गए। तेलंगाना एरिया जो था उसके किसान निज़ाम के एक जो टॉर्चर वाला शासन था उससे बड़े दुखी थे। Gathered forces present in the Telangana region and particularly was the victims of Nizam oppressive rule। उनके साथ वो बहुत विद्रोह मतलब गलत व्यवहार कर रहा था, उसका कूट व्यवहार था और दमनकारी शासन था। तो they were very disturbed from that। महिलाएं भी निज़ाम के शासन से बहुत ज़्यादा शिकार हुई थी। तो इस वजह से वुमेन हु हैड सीन द वर्स्ट ऑफ दिस ऑपरेशन ज्वाइंड द मूवमेंट इन लार्ज नंबर्स। कौन से मूवमेंट में? निज़ाम के खिलाफ में। हैदराबाद टाउन वॉज द नर्व सेंटर ऑफ दिस मूवमेंट। हैदराबाद इसका गढ़ बन गया। कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस इस आंदोलन के सबसे आगे थी। कांग्रेस तो चाहती थी कि इसको अपने इंडिया में मर्ज करना, और इसमें एक जो है कांग्रेस को आंदोलन को देख के निज़ाम ने क्या किया, एक पैरामिलिट्री फोर्स जो थी उसको यूज़ किया। लाना कम्युनिस्ट वॉज द निज़ाम रिस्पॉन्डेड बाय अनलीशिंग अ पैरामिलिट्री फोर्स। ये देखिए निज़ाम ने क्या किया, पैरामिलिट्री फोर्स जो थी, जिनको कि रजाकर्स बोला गया, जिनका नाम था रजाकार। तो उनको रजाकार जो थे सांप्रदायिक और बड़े ज़्यादा कम्युनिज्म और अत्याचारी थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिज्म थे। और वो हिंदुओं को निशाना बना रहे थे, गैर मुसलमानों को ख़ास तौर पर अपना निशाना मचा रहे थे। और उन्होंने क्या किया, रज़ाकारों ने बहुत लूटपाट मचाई, हत्या और रेप के केसेस भी बढ़े हुए। मर्डर्ड, मेम्ड, रेप्ड एंड लूटेड, लूटपाट करके बहुत ज़्यादा, टारगेटिंग पर्टिकुलरली नॉन मुस्लिम्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन। अब यहाँ पर क्या किया, जो भारतीय सेना थी उसने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटैक कर दिया भारत उस पर कि भाई ये गलत है। वहाँ पर हैदराबाद पर उन्होंने वहाँ पे अपनी आर्मी भेजी। आर्मी मूव्ड इन टू कंट्रोल द निज़ाम्स फोर्सेस। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ इंटरमिटेंट फाइटिंग, आपसी संघर्ष के बाद कुछ दिनों के बाद निज़ाम को सरेंडर करना पड़ा। तो दिस लेड टू हैदराबाद एसेशन इन
इंडिया। समझ रहे हैं आप, निज़ाम ने पहले बिल्कुल अड़ा रहा, लेकिन बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा। उसने लेडीज़ और फार्मर्स तेलंगाना के उसके खिलाफ उठ खड़े हुए और एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला। और इस प्रोटेस्ट को जो था जो दबाने के लिए निज़ाम ने अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजी, जिसका नाम था रज़ाकार्स। और रज़ाकार्स ने बहुत अत्याचार किए। उन्होंने क्या किया? मेम्ड, रेप्ड, मर्डर्ड, लूटेड, टारगेटिंग पर्टिकुलरली द नॉन मुस्लिम्स। अब हमारी नेक्स्ट स्टेट है स्टूडेंट्स मणिपुर। कौन सी स्टेट है? मणिपुर। कुछ के बाद ही मणिपुर के जो महाराजा बोधचंद्र सिंह जी थे, उन्होंने एक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पर साइन किए। A few days before independence, the Maharaja of Manipur, Bodh Chandra Singh, signed the instrument of accession with the Indian government on the assurance. क्या एश्योरेंस दी? दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन्ड। उनके जो है मेरे को रियासत में ऐसे के ऐसे ही राजा रखेंगे और आंतरिक हमारी जो इंडिपेंडेंस है वो बरकरार रहेगी। लेकिन जनमत के दबाव में, इन द प्रेशर ऑफ अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, द महाराजा हेल्ड इलेक्शंस करवाने पड़े इन मणिपुर इन जून 1948। एंड द स्टेट जो थी वो वहाँ पर एकदम से संवैधानिक राजतंत्र बन गया। मणिपुर इज़ द फर्स्ट स्टेट, फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया टू होल्ड एन इलेक्शन। कहाँ पर, किस आधार पर? बिल्कुल यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर। और इन द मणिपुर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस थे, शार्प डिफरेंसेस ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इसको जो है इट शुड बी मर्ज्ड इन इंडिया, लेकिन अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अगेंस्ट इट। मणिपुर की जो निर्वाचित विधानसभा थी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, सक्सीडेड प्रेशराइजिंग द महाराजा इनटू साइनिंग अ मर्जर एग्रीमेंट इन सितंबर 1949। उन्होंने लोगों ने, विधानसभा ने राजा पर प्रेशर डाला कि हमें भारतीय संघ में शामिल हो जाना चाहिए, और भारत सरकार इससे खुश हो गई। मणिपुर में इस कदम को लेकर लोग जो थे बहुत दुखी हुए, और जो कि आज तक भी हम इसको देख सकते हैं। दिस कॉज्ड अ लॉट ऑफ एंगर एंड रिसेंटमेंट इन मणिपुर, द रिप्रकशन ऑफ विच आर स्टिल बीइंग लेफ्ट. Today we can also see it. So students, today we discussed two topics, एक हैदराबाद का और दूसरा मणिपुर का। मणिपुर के राजा के नाम याद रखना चाहिए आपको, बोधचंद्रा सिंह, और दूसरा जो है ये 1948 में मर्ज हुआ और वहाँ पर इलेक्शंस भी हुए। इट वाज द फर्स्ट स्टेट जिसने की होल्ड एन इलेक्शन बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. Students, I hope that you are preparing your simultaneously notes also. Thank you and have a nice day.